इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये टीचर एक छोटी सी मासूम बच्ची पर चिल्ला रहा है और उसे पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा कर रहा है। अब जो कहानी आप देखने जा रहे हैं वो इस फुटेज पर आधारित है और आपको इस कहानी का नाटकीय रूप देखने को मिलेगा। एक बच्चे की मां होना आसान नहीं है और मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं खुद एक मां बनी। मैं अपनी बेटी को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की वो एक घटना याद है जिसकी वजह से मेरी अच्छी यादों पर भी एक गहरा दाग लग गया था। मैं 10 साल की थी। मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था जो बहुत ही सख्त था। हालांकि बाकी सभी बच्चे भी मेरी तरह दुखी थे, लेकिन मुझे इस एक टीचर से खासा डर लगता था। उनका नाम था मिस्टर फेरॉन और वो एक पागल आदमी थे। वो हमारी इंग्लिश की क्लास लिया करते थे, लेकिन वो उसमें बहुत ही बेकार थे। हमें पढ़ाने से ज्यादा वो हम पर चिल्लाया करते थे। मुझे उनसे बहुत नफरत थी। मैं उस स्कूल से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। हर रोज मिस्टर फेरॉन अपनी टैगलाइन कहते हुए क्लास में आते थे। चलो शुरू करें बेवकूफो। हम बेचारे बच्चे उनकी बातें सुनकर चुप रहते थे और हर रोज उनसे बेइज्जत होते थे। लेकिन एक दिन इन सब चीजों की हद हो गई। मुझे एक लेसन समझने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी जब मिस्टर फेरॉन ने मुझे बोर्ड पर बुलाया। तुम्हारा दिमाग कहाँ है सूजी? ये बहुत ही आसान चीज है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं क्या तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा हुआ है? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत चिल्लाते हैं। ओह, तो अब ये सब मेरी गलती है कि तुम बेवकूफ हो? अगर इसमें किसी की भी गलती है सूजी, तो वो तुम्हारे पेरेंट्स की है। वो भी बेवकूफ होंगे। मुझ पर चिल्लाते हुए उन्होंने जोर से मेरे माथे पर अपनी उंगली से मारा। उसका दर्द इतना तेज था कि मुझे लगा जैसे मेरे सर पर क्रैक आ गया हो। ये एक तरह से एक टीचर के द्वारा एक बच्चे पर किया अपराध था, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी और इन सब में पढ़ने से मैं बहुत डरती थी। मिस्टर फेरॉन एक बार फिर चिल्लाए और उन्होंने क्लास के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, निकल जा मेरी क्लास से, इडियट। मैं रोते रोते क्लास से बाहर चली गई। सैटरडे 2 दिन बाद था। ऐसी संभावना नहीं थी कि मैं इससे पहले ही उनसे मिलकर इस टीचर के बारे में सब बता सकूं। स्कूल खत्म होने के बाद मैं हॉस्टल में वापस आ गई। मैं अकेली बैठी थी जब मेरी इकलौती दोस्त टैमरा मेरे पास आई। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई और उसने कहा, दुखी मत हो सूजी, मिस्टर फेरॉन है ही बुरे। आज उन्होंने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट की। मैं मॉम और डैड को उन्हें सबक सिखाने के लिए कहूंगी। इस बात के लिए तुम्हें इतनी देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम अभी भी कर सकते हैं। क्या? कैसे? आओ मेरे साथ। उस रात मैंने और मेरी सहेली टैमरा ने उनके साथ एक मजाक करने का तय किया। मिस्टर फेरॉन टीचर्स क्वार्टर में रहते थे जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे था। वो काफी मोटे और थुलथुले थे और उन्हें बहुत पसीना आता था, इसलिए वो अपने कमरे की खिड़की पूरी रात खुली रखते थे ताकि हवा आ सके। हम चुपके से उनकी खिड़की के पास पहुंचे और इनके कमरे में झांक कर देखने लगे। वो नहाने की तैयारी कर रहे थे। उनके बालों से भरा शरीर तो देखो, टैमरा ने घिन्न करते हुए कहा जब मिस्टर फेरॉन ने खुद पर टॉवल लपेटा। उनके बॉक्सर्स बिस्तर पर पड़े थे। जैसे वो बाथरूम के अंदर गए, हमने एक जार से टिली को निकाला और उसे पेड़ की टूटी हुई डाली की मदद से मिस्टर फेरॉन के बॉक्सर पर रख दिया। अब टिली टैमरा की एक बड़ी लाल चींटी थी जिसे उसने बगीचे से उठाया था और उसे अपना पेट बनाकर रखने का फैसला किया था। जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ, हम फौरन खिड़की के नीचे छुप गए और इंतजार करने लगे। बाथरूम का दरवाजा खुला और हमने मिस्टर फेरॉन को सीटी बजाते हुए बाहर आते सुना और उसके बाद कुछ मिनटों की शांति हो गई। टैमरा और मैं फौरन वहां से भाग गए। अगली सुबह हमें पता चला कि मिस्टर फेरॉन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था क्योंकि किसी कीड़े ने उन्हें प्राइवेट एरिया में काट लिया था। हम उस दिन क्लास में खूब हंसे, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा वक्त के लिए नहीं रही। अगले दिन मिस्टर फेरॉन वापस आ गए थे। चोट खाने की वजह से उनकी चाल बहुत ही अजीब हो चुकी थी, लेकिन उनका चेहरा अब 10 गुना ज्यादा डरावना लग रहा था। उनकी आंखों में खून उतर आया था। अपने पीले दांत पीसते हुए उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं जानता हूँ कि कोई हादसा नहीं था और मैं जानता हूँ कि इसी क्लास से कोई इस रात मेरे कमरे की खिड़की के पास था। जब उस चींटी ने मुझे काटा तो मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी थी। जिस दिन मुझे पता चल गया कि वो कौन था, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। टैमरा और मैं एक दूसरे को डरते हुए देखने लगे और उसके बाद में मिस्टर फेरॉन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखी। हैरानी की बात थी कि उसके बाद वो क्लास में किसी पर भी चिल्लाए नहीं। हम आधी छुट्टी पर बाहर निकले। मैदान के आखिर में एक बड़ा सा जंगल जिम था। मैं वहां बैठी थी और उस वक्त को कोस रही थी जब हमने उन पर यह मजाक करने के बारे में सोचा। तभी मैंने दूर से किसी के पैरों की आवाज सुनी। मैंने ऊपर उठकर देखा तो उसके बाद
मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मिस्टर पेरॉन ठीक मेरे सामने खड़े थे और अजीब ढंग से मुस्कुरा रहे थे। वो मेरी तरफ झुके, अपना चेहरा मेरे बहुत करीब लेकर आए और अपनी डरावनी आवाज में कहने लगे, वो तुम ही थी सूजी, है ना? क्या? या क्या कह रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह पागल हूँ? ऐसा कहते हुए उन्होंने मुझे मेरे कंधों से पकड़ लिया और मुझे जोर जोर से हिलाने लगे और पागलों की तरह मुझ पर हंसने और चिल्लाने लगे। क्या तुम जानती हो कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूंगा और जहरीली लाल चींटियों का ढेर तुम पर छोड़ दूंगा। तुम मुझसे भी तेज चिल्लाओगी और मैं तुम्हें मदद के लिए रोते हुए देखकर खुश होऊंगा। इससे मेरे कानों को सुकून मिलेगा जैसे कोई संगीत। मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं खुद को उसे बचाने के लिए बहुत छोटी थी। अचानक मैदान में खेल रहे सभी बच्चे भी मिस्टर पेरॉन की हरकतों को देखकर चिल्लाने लगे। टीचर्स आ गए और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने मुझे उस पागल आदमी से छुड़वाया। इन सब के बीच मैं शायद बेहोश हो गई थी, क्योंकि मुझे मिस्टर पेरॉन के डरावने चेहरे के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने उनकी शिकायत दर्ज करवाई और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। मुझे टैमेरा को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस सदमे के बाद मुझे बहुत ख्याल और प्यार की जरूरत थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही लाड प्यार के साथ अपनाया। मैं नहीं जानती कि मिस्टर पेरॉन अब कहाँ हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसे भयानक टीचर का दोबारा सामना ना करना पड़े। मैं हाई स्कूल में था जब यह घटना घटी। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे जिन्होंने अचानक नौकरी छोड़ दी और उनकी जगह एक नए टीचर को रखा गया। उनके साथ हमारी पहली क्लास वाले दिन सभी लोग क्लास में बैठकर नए टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे। मैं अपनी नोटबुक में कुछ बना रहा था जब मैंने पीछे बैठे अपने 2 क्लास के बच्चों को बात करते हुए सुना। क्या वाकई ये सच है? हाँ भाई, मैंने सफाई करने वाले भैया को कैफेटेरिया वाले अंकल से बात करते हुए सुना था, मिस्टर नेवेस के ट्रांसफर के बारे में। लेकिन मैंने तो सुना था कि वो खुद छोड़कर गए हैं। तूने गलत सुना है भाई। उन्हें जानबूझकर यहाँ से भेज दिया गया था ताकि प्रिंसिपल सर के दोस्त को उनकी जगह नौकरी पर रखा जा सके। मैंने सुना है वो बहुत ही अजीब दिखने वाले इंसान है। क्यों, कैसे दिखते हैं वो? सफाई करने वाले भैया तो कह रहे थे कि वो एकदम पागल के जैसे लगते हैं। उन्हें इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा था, लेकिन वो वहां से वापस आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी पागल को हमें पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। आखिरकार ये बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। किसी को बच्चों की सुरक्षा की नहीं पड़ी भाई। वो पागल साइंटिस्ट किसी भी वक्त यहाँ आता होगा, तो मेरे खुद ही देखकर बता देना कि तुम्हें क्या लगता है। मैं तो बस वही बता रहा हूँ जो मैंने कल सुना। हाई स्कूल में अक्सर अलग अलग चीजों की अफवाह उड़ती ही रहती है, इसलिए पहले तो मैंने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि वो भी किसी आम टीचर की तरह कोई बोरिंग टीचर होगा, लेकिन वक्त ने मुझे गलत साबित कर दिया। क्लास में तहलका मचना शुरू हो गया था, क्योंकि सभी बच्चे बेताब हो रहे थे। कुछ बच्चे एक दूसरे पर कागज की बनी बॉल मार रहे थे और कुछ कोने में रोमांस कर रहे थे। हर बच्चा किसी न किसी काम में व्यस्त था और तभी क्लास का दरवाजा बहुत ही जोर से खुला, जैसे किसी ने बाहर से उसे लात मारकर खोला हो, और एक अजीब सा दिखने वाला इंसान अंदर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे उन्हें कोई शॉक लगा हो, और उसकी नाक भी अजीब थी। उस आदमी के हाथ में बहुत सारी किताबें थी, जिसे उसने टीचर्स डेस्क पर जोर से पटका और बेहद जोर से हिलते हुए कहा, मैं अपनी क्लास में किसी भी तरह के बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोनों फौरन एक दूसरे से अलग हो जाओ और जाकर अपनी सीट पर बैठो। इस बात पर कोई शक नहीं कि उसकी शक्ल डरावनी थी। सभी बच्चे फौरन शांत हो गए और सबने अपनी अपनी जगह ले ली। फिर उसने बड़ी शैतानी मुस्कान दी और पूरी क्लास को गिद्ध वाली नजरों से देखने लगे। मैं अपने बिल्कुल अलग तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसलिए अगर किसी को कोई भी आपत्ति है तो वो अभी क्लास से बाहर निकल जाए। फिर से किसने भी एक शब्द नहीं कहा। सभी सदमे में डरे हुए बैठे रहे। फिर उसने चौक उठाया और उस पर अपना नाम लिखा। वो धीरे से हमारी तरफ मुड़ा और उसने कहा, ना सर, ना मिस्टर, मेरा नाम डॉक्टर विंक है और तुम सब मुझे इसी नाम से बुलाओगे, समझे? हम में से कोई भी नहीं जानता था कि हम क्या कहें, इसलिए हम चुप रहे और वो फिर चिल्लाया, जवाब दो मुझे बेवकूफो। और हम सबने डर के मारे हाँ कहा। डॉक्टर विंक के पढ़ाने का तरीका वाकई बहुत अलग था। अपनी पहली क्लास में उन्होंने हमसे हमारी केमिस्ट्री की बुक के पन्ने फाड़कर उन्हें क्लास के डस्टबिन में फेंक देने को कहा। हमारे स्कूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन जैक ने डॉक्टर विंक के तरीकों का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसे चुप करवा दिया।
क्या तुम उन मशहूर बच्चों में से हो जो एक बेकार गेम के दम पर स्कॉलरशिप लेने के बारे में सोच रहा है? एक्सक्यूज मी? मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। दरवाजा खुला है और फुटबॉल ग्राउंड बाहर है। तुम किसी भी वक्त इस क्लास से बाहर निकल सकते हो। उसके बाद जैक शांत हो गया और उसने भी एक शब्द नहीं कहा। सभी जानते थे कि केमिस्ट्री के स्कोर अच्छी स्कॉलरशिप पाने के लिए कितने जरूरी थे, इसलिए हम सब ने वही किया जो डॉक्टर विंक हमें कहते रहे। एक बात जो मुझे हमेशा अजीब लगती थी वो ये थी कि वो स्कूल में कभी किसी और टीचर से बात नहीं करते और ना ही मैंने उन्हें कभी भी कैफेटेरिया में खाते हुए देखा था। जैसे ही वो हमारी क्लास से फ्री होते थे वो सीधा केमिस्ट्री लैब में चले जाते थे और सारा दिन वहीं रहते थे जब तक स्कूल खत्म ना हो जाए। जब से वो हमारी क्लास की केमिस्ट्री टीचर बने थे वो कभी हमें केमिस्ट्री लैब लेकर नहीं गए थे और जब भी कोई स्टूडेंट उनसे इस बारे में पूछता तो वो हमेशा कहते कि लैब में कुछ काम चल रहा है, मैं अपने खुद के कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहां पे कर रहा हूँ। एक बार जब वो हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। किसी भी बच्चे ने इस बात पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि सब जानते थे कि अगर किसी ने भी ऐसा किया तो डॉक्टर विंक उसका जीना मुश्किल कर देंगे और उन्हें पता चल ही जाएगा। उनके इस पागलपन के अलावा वो एक अच्छे टीचर थे। जिस तरह से वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे मुझे उसमें मजा आने लगा था। क्लास के बेवकूफ से बेवकूफ बच्चे भी ध्यान देने लगे थे। सभी के ग्रेड्स बढ़ने लगे थे, इसलिए पेरेंट्स और स्कूल को उनके पढ़ाने के तरीके से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि वो हमें अच्छे मार्क्स सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो सबकी नजरों में अच्छे बने रहें। वो सबको खुश रखकर इस भ्रम में रखना चाहते थे कि जब से उन्होंने स्कूल में ज्वाइन किया है तब से यहाँ की केमिस्ट्री की पढ़ाई अच्छी हो चुकी है। एक दिन उन्होंने सरप्राइज टेस्ट लिया और सभी बच्चे पास हो गए। मेरा दोस्त काइल और मैं अपना पेपर डिस्कस कर रहे थे जब मैंने ध्यान दिया कि मैंने दो बहुत बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर विंक ने मुझे ए ग्रेड दिया था। मुझे लगा कि शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा। मैं अपना पेपर लेकर उनके पास गया और कहा, सर। डॉक्टर विंक। हाँ, माफ कीजिएगा डॉक्टर विंक, मैंने यहाँ गलतियां की हैं इसलिए मेरा ग्रेड ए नहीं बल्कि B+ होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका ध्यान नहीं होगा। अच्छा, तो तुम वो हो जो सच्चाई का झंडा लेकर चलते हो, है ना? क्या तुम्हें अच्छे ग्रेड्स नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या मैं वाकई केमिस्ट्री में अच्छा हो रहा हूँ या नहीं, और गलत ग्रेड्स मुझे अंधेरे में रख सकते हैं। हाँ, तो हाई स्कूल खत्म करने के बाद तुम क्या करना चाहते हो? मैं NYU में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है। माफ कीजिए, मैं समझा नहीं। तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है तो तुम अपना मुंह बंद रखो और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें A मिले, B मिले या C मिले, बेवकूफ। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें जवाब दे दिया। मुझे फर्क पड़ता है डॉक्टर विंक, और आप मेरी जिंदगी के सबसे घटिया टीचर हैं। आप हमें भविष्य के लिए तैयार करने की बजाय हमें पागल बना रहे हैं। आप स्कूल में टिके रहने के लिए बेताब हैं क्योंकि शायद आप जानते हैं कि आप असल जिंदगी में कितने नाकामयाब हैं। पूरी क्लास शांत हो गई और हम दोनों को देखने लगी। डॉक्टर विंक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अचानक अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने डेस्क पर पड़े अपने लैपटॉप को उठाया और उसे जोर जोर से टेबल पर पटक कर चलाने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम बस एक बददिमाग नाकारा लड़के हो। उस लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो क्लास में पड़ी हर चीज को उठाकर फेंकने लगे और तोड़ने लगे। उस आदमी की पागल हरकतें देखकर सभी बच्चे मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागने लगे। प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स आ गए, लेकिन कोई भी उस पागल केमिस्ट्री टीचर के एक कदम भी करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं पाया। वो बस सब पर भड़कता रहा और स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता रहा। किसी के पास उसे रोकने का और कोई चारा नहीं था, इसलिए स्कूल वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस वाले डॉक्टर विंक को ले जा रहे थे तब भी वो हवा में लात मार रहा था, इधर उधर थूक रहा था और हम सबको जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैं वापस आऊंगा, बदजात बच्चों। ये लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते और अगली बार मैं स्कूल को जला दूंगा और तुम्हारी अस्थियों पर नाचूंगा। मेरा नाम डॉक्टर विंक है और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। उस प्रिंसिपल को इस तरह के पागल टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए रखने पर बच्चों और उनके पेरेंट्स ने मिलकर खूब सुनाया। लेकिन जिस बात ने हमारे शहर को सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये था कि जो केमिस्ट्री लैब में हमने देखा, उन्हें बहुत ही खतरनाक और जानलेवा केमिकल्स मिले जो डॉक्टर विंक ने बनाए थे। वो सच में इस जगह को बॉम्ब से उड़ाना चाहते थे। अगर उस दिन मैंने उससे जाकर वो बात ना की होती तो शायद ये पागल आदमी स्कूल को जलाने के बाद हमारी अस्थियों पर नाच ही रहा होता।
मुझे संगीत बहुत पसंद है। बचपन से ही मैं संगीत के बीच पली बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक बहुत ही जाने माने संगीत के जोड़ीदार रहे हैं। मेरी मॉम पियानो बजाती थी और मेरे डैड गाना गाते थे। जब भी वो मुझे अपने शो पर ले जाते थे, मुझे उन्हें देखकर बहुत ही गर्व महसूस होता था और मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे भी भविष्य में यही करना है। मैंने बहुत से उपकरणों को बजाया, लेकिन उनमें से वायलिन मेरा सबसे मनपसंदीदा बन गया। स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था वो मेरे लिए काफी नहीं था, इसलिए अपनी टेक्निक को बेहतर करने के लिए मैंने अलग से भी क्लासेस लेना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल में थी तो मैं अपने साथ के बच्चों से कई आगे थी। हमारे संगीत के सर मिस्टर लैंग्सले पुराने टीचर की जगह आए थे और वो काफी अच्छे इंसान लग रहे थे। उन्हें वायलिन अपने परिवार के लोगों से भी ज्यादा पसंद था और हमारी पहली ही क्लास में उन्होंने अपनी कला, अनुभव और तजुर्बे को हमारे सामने खोलकर रख दिया। लेकिन ये सच है कि कभी कभी जो दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमें एहसास हो गया कि वो बहुत ही अस्थिर इंसान है। जब भी कोई बच्चा गलत संगीत बजाता वो फौरन गुस्सा हो जाते और चिल्लाने लगते। उन्हें कभी मुझसे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं क्लास की सबसे श्रेष्ठ लड़की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बाकी साथियों के साथ जो बर्ताव करते थे मैं उसका साथ दूंगी। हमारी क्लासेस खत्म होने वाली थी और मैं और मेरे दोस्त उनके साथ बिना एक छोटा सा मजाक किए उन्हें छोड़ने नहीं वाले थे। क्या तुम पक्का ये करना चाहते हो दोस्तों? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरा मतलब है कि बाकी मार्क्स की मदद से मैं आने वाली क्लासेस में आराम से सो सकती हूँ और फिर भी पास हो सकती हूँ। वो हमें फेल नहीं कर सकते। लेकिन हमारा क्या इवान? मैं तो वैसे भी बाहर हूँ, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ठीक है, सब तय हुआ। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? दरअसल हम सारी ट्यून गलत बजाएंगे। पहले हम एक से शुरू करेंगे और फिर दूसरी और फिर सभी ऐसी ही। अबे यार, ऐसे तो वो पागल ही हो जाएंगे। जैसे हमारे टीचर क्लास में आए, सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसा हमने सोचा था। हम सबको इस शरारत में हिस्से का भागीदार देखकर मिस्टर लैंग्सले बहुत ज्यादा भड़क गए। जब मैंने भी उनकी बताई धुन को गलत बजाया तो वो समझ गए कि हम सब मिलकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं और इस चीज को उन्होंने दिल पर ले लिया। उन्होंने टेबल पर जोर से एक मुक्का मारा और दहाड़ने लगे। खैर, उन्हें ऐसा करते देख कोई भी नहीं डरा। हम सब उन्हें देखकर हंसने लगे क्योंकि हमने उनके ये नखरे देखने की आदत है। जब क्लास खत्म हुई तो वो अब भी बहुत गुस्से में थे, सोचने समझने की शक्ति खो चुके। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि इसके बावजूद उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें बुलाया। निया और स्कॉट, मैं चाहता हूं कि तुम क्लास के बाद यहां रुको। और मैं प्रोफेसर लैंग्सले, क्या आप मुझसे भी बात करना चाहते हैं? इवान, हम दोनों ही जानते हैं कि अब तुम्हारे से बात करने लायक कुछ नहीं रहा, इसलिए दफा हो जाओ यहां से। बहुत ही शौक से सर। अब क्योंकि वो यहां से जा चुका है तो हम बात कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा और नहीं, वो वक्त अब निकल गया। अपने अपने यंत्र उठा। डरे हुए होने से ज्यादा हम कंफ्यूज थे, इसलिए हमने वही किया जैसे उन्होंने कहा और चेयर पर बैठ गए। उनका स्वभाव शांत और सभ्य था। हमने पहले कभी उन्हें ऐसा नहीं देखा था और सच कहूं तो हम दोनों डर गए थे। जो आज तुम दोनों ने किया है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। न सिर्फ तुमने बच्चों के सामने मेरा अपमान किया है, बल्कि संगीत का भी मजाक बनाया। तुमने सिर्फ हंसी मजाक के लिए एक अच्छी धुन को खराब किया। मेरे दोस्त सबसे श्रेष्ठ बच्चों ने, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, जैसा निया ने कहा, हम इससे पहले कि स्कॉट अपनी बात खत्म कर पाता, लैंग्सले ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और स्कॉट के आगे तान दी। कहो, अगर एक बार भी और माफी मांगने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में छेद कर दूंगा। हम दोनों डर के मारे सुन्न पड़ गए, तो एक भी शब्द निकालने की हिम्मत नहीं की। बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने कहा, तुम दोनों को सजा मिलेगी और तुम जानते हो क्या? मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही सजा दूंगा। अब तुम वही धुन दोहराओगे जो तुमने खराब की थी, और हर बार उसकी गति पहली बार वाली से तेज होनी चाहिए, और जो उसे बिगाड़ने वाला तुम दोनों में से पहला होगा उसी को सजा मिलेगी। क्या लगता है? क्या पागल हो गए? मैं कोई भी धुन नहीं बजाऊंगा, हमें जाने दो वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहां से बचकर जाना होगा। अब तुम दोनों ऐसे बजाओगे जैसे तुम्हारी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। हम दोनों ने हाँ कहते हुए सर हिलाया और उनकी तरफ देखते हुए बजाना शुरू कर दिया। मैंने हमेशा वायलिन शांत और खुश मन से बजाया है। मैंने हमेशा संगीत को मेरी रगों में दौड़ते हुए महसूस किया है। ये मेरे लिए योग से कम नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैं कांपते और रोते हुए वायलिन बजा रही थी।
उस वक्त तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और हर नोट के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गलती करने से बस कुछ ही सेकंड्स दूर हूं। मैं स्कॉट की तरफ देखने के लिए अपना ध्यान नहीं हटा सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो भी इन्हीं हालातों से गुजर रहा था। आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बस इतना ही, और तेज बजाओ, और तेज बजाओ। कुछ मिनट बीत गए और हम दोनों ही बहुत अच्छे से बजा रहे थे, लेकिन अब मैं थकने लगी थी। मेरी कलाई बुरी तरह से दुखने लगी थी और मेरे बाजू ऐसे जल रही थी जैसे कि लावा। बिना एहसास किए मैं पसीने पसीने हो गई। क्या मैं तुम्हें एक धुरंधर कह सकता हूँ? तुम तो उसके नाम पर मजाक लग रहे हो। अगर तुमने रफ्तार नहीं पकड़ी तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। रोते हुए मैं अपने दांत चबाने लगी और फिर जोर से चिल्लाई। जितना जोर से हो सकता था मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मेरी बाजुओं में बहुत दर्द था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, तेज और तेज। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी वक्त हार जाऊंगी। मुझे अब एक पल और भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने वायलिन पर एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या वो मेरे वायलिन से आई थी या फिर स्कॉट के? मैंने अपनी आंखें खोली क्योंकि ठंडा लोहा मेरे माथे को छू रहा था। तुम रुक सकती हो, तुम जीत गई। मैं मुड़ी और मैंने स्कॉट की तरफ देखा। वो जमीन पर देखते हुए जोर जोर से रो रहा था। कभी भी संगीत का मजाक मत बनाना निया। अब तुम जा सकती हो। मेरे अंदर उसे जवाब देने की या फिर उसे बहस करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। मैं उठी और दरवाजे की ओर चलने लगी। मेरी टांगें कांप रही थी। जैसे ही मैंने उन दोनों की तरफ देखा, मुझे महसूस हुआ कि मेरी पैंट तक गीली हो चुकी है। बहुत मुश्किलों से चलने के बाद मैं दरवाजे तक पहुंची और मैंने रोते हुए स्कॉट की तरफ देखा। स्कॉट, मुझे माफ कर देना। उसने मुझे मुड़कर नहीं देखा और मैं क्लास से बाहर निकल गई। मैं हॉल में चल रही थी और तभी मैंने क्लास से एक धमाके की आवाज आती हुई सुनी। मैंने फौरन खुद को समेट लिया। वो गोली शायद स्कॉट के लिए ही चली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल के आर पार हुई है। लोग क्लासरूम की तरफ भागने लगे, मेरे आसपास से निकलते हुए जैसे मैं कोई भूत हूं। अचानक मैंने एक और धमाके की आवाज सुनी और इस बार चीख की भी। कुछ देर बाद पुलिस मेरे घर के बाहर आ गई। मेरे पेरेंट्स मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी वहां हुआ वो मैंने उन्हें बता दिया था। इस घटना को मानव हत्या और आत्महत्या का नाम दिया गया। उसी दिन लैंगस्ले ने अपनी बीवी और बेटे की हत्या भी की थी और उसके बाद वो क्लास लेने के लिए आ गया था। इसके बाद मुझे संगीत वापस शुरू करने के लिए बहुत समय लग गया, लेकिन आखिरकार मैं वो कर पाई। उस घटना के करीब 10 साल बाद मैं म्यूजिक टीचर बनी। लैंगस्ले की तरह मुझे भी संगीत बहुत पसंद है, लेकिन फर्क इतना है कि मैं बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ। मैं उनकी मदद करती हूँ, उन्हें सिखाती हूँ और उन्हें वो चीज समझाती हूँ जिससे उन्हें भविष्य में उनकी संगीत में रुचि ना भी हो तो भी वो कम से कम एक अच्छे इंसान बन सके।